हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है उसमें मैं आपके लिए जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उसके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू लेके आया हूँ। ये जो क्वेश्चंस होंगे हमारे एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस्ड होंगे और ये हमारा पहला सेट है। ओके, जैसे एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चंस आते हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से, तो यहाँ पे हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पूरे उनकी डिटेल्स के साथ। तो आइए वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। द कलर ऑफ सॉलिड आयोडीन इज, पूछा गया है जो सॉलिड आयोडीन होता है उसका कलर कैसा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्पल ग्रे टू ब्लैक। ओके, अब आयोडीन के बारे में एक दो पॉइंट्स जानते हैं। जो आयोडीन होता है एक शाइनी ब्लैक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो 114 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है और 183 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल करता है। ओके, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे गोइटर नाम की डिजीज होती है। अगर आयोडीन को अल्कोहल के सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया जाता है तो ये जर्म्स को किल करने के काम आता है। एक आयोडीन का इम्पोर्टेंट आइसोटोप होता है आयोडीन 131 I-131। ये जो थायराइड कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, पूछा गया जो मौर्य वंश था प्राचीन भारत में उसका सबसे अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही आंसर होगा बृहदर्थ, जो कि ऑप्शन सी है। ओके, जो मौर्य वंश है उसका राज्य 325 से 180 बीसी के बीच रहा और जो बृहदर्थ जी हैं ये 187 से 180 बीसी के बीच इनका टाइम पीरियड रहा और ये बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। और इनके जो एक जनरल होते थे पुष्यमित्रा शुंगा, उन्होंने इनको मार दिया था और इसके बाद जो शुंग वंश की स्थापना होती है। ओके, यानी जो मौर्य वंश के लास्ट एम्परर थे और इनके बाद शुंग वंश का एम्पायर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए वेब ब्राउज़र, एक वेब ब्राउज़र में जैसे कि हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र में, उसमें पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू सेव फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट्स। जो हम जस्ट रिसेंट में जो वेबसाइट विजिट करते हैं उनको सेव करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है। तो इसका सही आंसर होगा फेवरेट्स, जो कि ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी फेवरेट्स। ओके, कुछ इंटरनेट ब्राउज़र जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसमें इन्हें हम बुकमार्क्स के नाम से भी जानते हैं, यानी बुकमार्क्स और फेवरेट्स एक ही चीज़ होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स। जो खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ओके, और ये खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, ये मोनूमेंट्स है, ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है एक, और इसको जो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया वो 1986 में दिया था। ये छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है और जो इन मंदिरों का निर्माण कराया गया वो 950 AD से 1050 AD के बीच में जो चंदेल वंश के राजा थे उनके द्वारा कराया गया। ओके, अब यूनेस्को के बारे में जानते हैं। जो यूनेस्को है ये एक UN की एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 1946 में की गई। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है और इसके जो करंट में डायरेक्टर जनरल है उसका नाम है ऑद्रे अजौले। और यूनेस्को ने जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो ये दर्जा देता है ये शुरू किया था 1972 में, और ये जिन साइट्स को ये दर्जा देता है उनकी ये प्रोटेक्शन करता है। ओके, लीगल प्रोटेक्शन करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच लेक इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड, पूछा गया जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, वो कौन सी लेक पे लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमृत सरोवर लेक। ओके, गोल्डन टेम्पल के बारे में जानते हैं। जो गोल्डन टेम्पल है वो अमृतसर पंजाब में है और इसको हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन टेम्पल की फाउंडेशन 1577 में जो उनके 4th सिख गुरु हैं उनके द्वारा रखी गई, जिनका नाम था रामदास, गुरु रामदास। और इनके जो 5th गुरु थे गुरु अर्जन देव, उन्होंने भी इसकी कंस्ट्रक्शन में काफ़ी योगदान दिया। 1830 में जो महाराजा रंजीत सिंह थे उन्होंने इसका जो गोल्डन टेम्पल का मेन सैंक्टम था, जो मेन एरिया है
जिसको हम पवित्र एरिया, होली एरिया बोलते हैं, उस पे जो गोल्ड की परत चढ़ाई गई थी उसके लिए सोना दान महाराजा रंजीत सिंह ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 2015 में एक जो जीनस है हमारा होमो जीनस, जीनस होता है ग्रुप ऑफ स्पीसीज जिसमें काफ़ी स्पीसीज होती हैं, तो इस होमो जीनस के अंडर में एक नई स्पीसीज की डिस्कवरी की गई और ये की गई थी जो दिनालेडी चैम्बर ऑफ राइजिंग स्टार केव सिस्टम है, जिसको हम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी बोलते हैं, जो साउथ अफ्रीका में है। यहाँ इसके द्वारा ये स्पीसीज खोजी गई, तो उसका नाम पूछा गया, व्हाट वाज इट्स नेम। तो इसका सही आंसर होगा होमो नलेडी, ऑप्शन ए होमो नलेडी। ओके, और जो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है हमारा ह्यूमन बींग्स का, उसको बोलते हैं होमो सेपियंस। ओके, और इसका मीनिंग होता है, होमो सेपियंस एक लैटिन भाषा का वर्ड है, इसका मीनिंग होता है वाइज मैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस केम फर्स्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से सबसे पहले कौन सा जो टेक्निक का आविष्कार किया गया। तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहले किया गया टेलीस्कोप, ऑप्शन बी टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया वो 1608 में किया गया। जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हैंस लिफरसे। ओके, हैंस लिफरसे। टेलीग्राफ का आविष्कार 1844 में किया गया सैमुअल एफ.वी. मोर्स के द्वारा। टेलीफोन का आविष्कार 1876 में किया गया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जी के द्वारा। और जो टेलीटाइप है उसका आविष्कार 1914 में किया गया एडवर्ड क्लेन स्मिथ के द्वारा, जो एक जर्मन अमेरिकन साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्ट फॉर्म वाज मरीलिनी साराभाई एसोसिएटेड विद। पूछा गया जो मरीलिनी साराभाई है वो कौन सी आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है, उसके साथ एसोसिएटेड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भरतनाट्यम। ओके, जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का एक डांस फॉर्म है। ओके, मरीलिनी साराभाई के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1918 में केरला में हुआ और इनकी मृत्यु 2016 में अहमदाबाद में हुई थी। जो ये इंडियन जो क्लासिकल डांसर थी, कोरियोग्राफर थी और इंस्ट्रक्टर थी। इनका एक डांस एकेडमी थी अहमदाबाद में जिसका नाम था दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। 1965 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला और 1992 में पद्म भूषण अवार्ड मिला। और ये पहली ऐसी इंडियन थी जिनको फ्रांस का एक फेमस मेडल, जिसको मेडल एंड डिप्लोमा ऑफ फ्रेंच एसोसिएशन आर्क्यूस इंटरनेशनले ला डांसा बोलते हैं, वो इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रे डज नॉट पेनिट्रेट अर्थ एटमोसफियर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 टाइप की रेज दी गई हैं। पूछा गया कौन सी रेज ऐसी हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से मतलब पेनिट्रेट नहीं करती, उसको आर पार नहीं करती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सरे। ओके, याद रखेंगे ऑप्शन बी एक्सरे, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को ये पेनिट्रेट नहीं करती। एक्सरे के बारे में जानते हैं। जो एक्सरेज होती हैं उनकी वेवलेंथ 10 पिकोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच होती हैं। और जो एक्सरे की डिस्कवरी की गई वो साइंटिस्ट का नाम था W.C. रोंगटन। ओके, याद रखेंगे W.C. रोंगटन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। पूछा गया है जो वो पहले कौन से कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर वनडे इंटरनेशनल, जो ODI मैच होते हैं उनके लिए पहले क्रिकेट के कैप्टन कौन थे इंडिया के। तो इसका सही आंसर होगा अजीत वाडेकर, ऑप्शन ए अजीत वाडेकर, जो ये 1974 में इंडिया के कैप्टन थे और ये 2 मैच के लिए कैप्टन रहे थे। तो ODI में ये सबसे पहले कैप्टन थे इंडिया के। जो सुनील गावस्कर हैं वो 1976 से 85 तक इंडियन कैप्टन रहे। कपिल देव जी 1982 से 1987 के बीच कैप्टन रहे और इनके टाइम में ही, इनकी कैप्टनसी में ही 1983 में इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता था। CK नायडू जी हैं जो 1932 से 34 के बीच इंडियन कैप्टन रहे और ये पहले टेस्ट मैच के कैप्टन थे, याद रखेंगे फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे इंडिया के CK नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ regarding the beliefs, values and practices of a culture from the viewpoint of that culture itself is called। पूछा गया है किसी कल्चर के जो बिलीफ्स होते हैं, उसके विश्वास होते हैं या वैल्यूज होती हैं या उसकी प्रैक्टिस होती है, उसके ट्रेडिशंस होते हैं, तो वो पूछा गया उसी कल्चर के व्यू पॉइंट से उनको क्या बोलते हैं, मतलब कौन सी टर्म है इनमें से जो उन कल्चर के बिलीफ्स को बोलते हैं हम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कल्चरल रिलेटिविज्म। ओके, कल्चरल रिलेटिविज्म
होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। पूछा गया है इन चारों में से कौन सी एक गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉपर डाइऑक्साइड। जो कॉपर डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये कॉपर डाइऑक्साइड 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, CuO और Cu2O। CuO को बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड और Cu2O को बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। अब ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में जानते हैं। ये ऐसी गैसेज होती हैं जो हीट को ट्रैप कर लेती हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। मतलब ऐसी गैसेज जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं, इससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ग्रीन हाउस गैसेज के जो मेन एग्जांपल्स हैं उनके अंदर आते हैं CO2 गैस, CH4 मीथेन गैस, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और वाटर वेपर्स। जो सबसे हार्मफुल होती है CO2 होती है, जो सबसे हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है। और सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो वाटर वेपर्स का होता है, याद रखेंगे। वाटर वेपर्स लगभग 60% कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच फेस्टिवल डिड दी जलियांवाला बाग मैसेक्रे टेक प्लेस। पूछा गया जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कौन से फेस्टिवल पर, कौन से त्यौहार पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बैसाखी, ऑप्शन ए बैसाखी। बैसाखी का जो त्यौहार है उस पर हुआ था ये। जो बैसाखी का त्यौहार है वो 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है और ये जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, एक जो फसल काटते हैं हिंदू और सिख धर्म के लोग वो मनाते हैं इसको, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जो सिखों का ये न्यू ईयर भी यहाँ से शुरू होता है, इस फेस्टिवल के बाद ये शुरू होता है। और इसकी एक और जो मेमोरी है, जो सिख के गुरु थे जो गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना भी इसी दिन से की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जो वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ और अमृतसर में हुआ। यहाँ पे क्या हुआ था बेसिकली, जो उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसके ब्रिगेडियर थे जनरल R डायर, उन्होंने जो वहाँ पे एक सभा थी लोगों की उस पर फायर करने की जो अनुमति दे दी अपनी सेना को और वहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर वायरस। पूछा गया है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक है जो कंप्यूटर का वायरस नहीं है। देखिए ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। डॉन जो है ये कोई कंप्यूटर वायरस नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन है ये कंप्यूटर के वायरस हैं। एड्स जो वायरस है ये MS-DOS से रिलेटेड है। और जो नेक्स्ट अन्ना कोर्निकोवा वायरस है ये 2001 में खोजा गया था। इसमें क्या हुआ, ये ईमेल से रिलेटेड एक वायरस है। ये एक स्टूडेंट थी जो डच स्टूडेंट थी 20 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने ये खोजा था। और जो कोर्निकोवा नाम की टेनिस प्लेयर थी, अगर हम ईमेल खोलते थे तो इन प्लेयर्स का इमेज आता था। जो ब्रेन नाम का वायरस है ये 1986 में खोजा गया था। और ये जो बूट सेक्टर होता है जो स्टोरेज मीडिया का, जैसे हमारी CDs होती हैं, फ्लॉपी डिस्क होती हैं, उसके बूट सेक्टर को ये इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो हमारा इंडियन रिपब्लिक है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी है उसको क्या बोलते हैं, ये पूछा गया। तो इसका सही आंसर होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो ऑप्शन ए है। ओके, अब जानते हैं इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोलते हैं, कई यूटीज में इसको चीफ कमिश्नर बोलते हैं और कई यूटीज में इसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। अब यूटीज के बारे में जानते हैं। जो इंडिया में टोटल यूटीज हैं प्रेजेंट में वो 8 हैं। अभी फ़िलहाल में ही करंटली ही जो जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करके 2 यूटीज बनाई गई, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इससे पहले 7 हमारी यूटीज थी तो टोटल 9 हुई थी। लेकिन उसके बाद भी जो हमारी दादर एंड नगर हवेली है और दमन एंड दीव की जो यूटी है उनको मर्ज कर दिया गया तो टोटल फिर से हमारी 8 हो गई। तो टोटल यूटीज हमारी 8 है इंडिया में अभी। और जो जम्मू एंड कश्मीर बनाएगी यूटी, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम याद रखेंगे, उनका नाम है GC माथुर। ओके, GC माथुर। और जो लद्दाख की यूटी है उसके गवर्नर का नाम है RK माथुर। सॉरी, जो JNK के हैं जो वो हैं GC मुर्मू और लद्दाख के हैं वो RK माथुर। ओके, नेक्स्ट, दी जयकावाड़ी प्रोजेक्ट, जो एक प्रोजेक्ट है, डैम है जयकावाड़ी, उसके बारे में पूछा गया। विच वन ऑफ लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, वो एक इरिगेशन का एक काफ़ी लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है, वो कौन सी रिवर पे बनाया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए गोदावरी रिवर, गोदावरी पे ये प्रोजेक्ट बना गया। जो जयकावाड़ी है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया, इसकी कंस्ट्रक्शन 1965 में स्टार्ट हुई और ये 1976 में बनकर तैयार हो गया। इसका इनॉग्रेशन किया गया 1976 में। ओके, जो गोदावरी रिवर है उसके बारे में जानते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, गंगा नदी के बाद। और इसका जो सोर्स है ओरिजिन का, जो जहाँ से ये चलती है, स्टार्ट होती है, वह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है। और ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में जाके फाइनली गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया? पूछा गया है ग्लेशियर क्या होता है। ये एक हिम नदी बोलते हैं हिंदी में, ये एक बर्फ़ की नदी होती है। तो पूछा गया सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा इंडिया में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सियाचिन ग्लेशियर। जो सियाचिन ग्लेशियर है ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है और ये जो हिमालय की कराकोरम रेंज है उसमें लोकेटेड है। जो ये इसकी हाइट है, ये काफ़ी सबसे हाईएस्ट लोकेटेड जो ग्लेशियर है, इसकी हाइट है 5753 मीटर, या फिर इसको फिट में बोलेंगे 18,875 फिट। और ये 75.6 किलोमीटर लॉन्ग है और 2.8 किलोमीटर वाइड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वाज द फर्स्ट वुमेन्स स्पोर्ट टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन दी ओलंपिक्स? पूछा गया है जो ओलंपिक्स गेम्स होते हैं उनमें सबसे पहला जो वुमेन्स का स्पोर्ट्स जो खेल इंक्लूड किया गया वो कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोल्फ। देखिए, ईयर 1900 में सबसे पहले वुमेन्स के गेम इंक्लूड किए गए गोल्फ और लॉन टेनिस। जो 1900 में गेम्स हुए थे वो पेरिस में हुए थे। अब ओलंपिक्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानते हैं। जो सबसे पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए वो 1896 में एथेंस में स्टार्ट हुए। जो करंट 2020 के ओलंपिक गेम्स हैं वो टोक्यो में होने थे अभी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो अभी 2020 से 2021 में पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और ये 32वें ओलंपिक गेम्स थे। 2016 में गेम्स हुए वो 31वें ओलंपिक गेम्स थे, वो लंदन में हुए। 2024 में ओलंपिक गेम्स पेरिस में होंगे और 2028 में होंगे लॉस एंजिल्स में। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके हेडक्वार्टर लुजियाना स्विट्ज़रलैंड में है और उसके करंट में जो प्रेसिडेंट है वो है थॉमस बैक, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम 1337 टू 1453, 1337 से 1453 के बीच हु वर द मेन कम्बटेंट्स इन दी 100 ईयर्स वार? एक 100 ईयर्स वार हुआ, उसके मेन कम्बटेंट्स होता है जो योद्धा होते हैं जिनके बीच लड़ाई होती है। तो पूछा गया ये किस किस के बीच हुआ? तो 100 ईयर्स वार याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड किंगडम ऑफ फ्रांस। तो ये लगभग 100 से भी ज़्यादा सालों तक युद्ध चला इनके बीच और फाइनली फ्रांस की इसमें विक्ट्री होती है। इसमें जो योद्धा थे उनकी फ्रांस और इंग्लैंड के किंगडम के योद्धाओं की लगभग 5 जनरेशन आपस में लड़ती रही, उनकी राइवलरी चलती रही, दुश्मनी चलती रही आपस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल इन पार्टनरशिप विद रेलवेज टेलीकॉम विंग रेलटेल। गूगल ने जो रेलवे की टेलीकॉम विंग है, रेलटेल बोलते हैं जिसको, उसके साथ पार्टनरशिप की गई है। और उसके लिए क्या किया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट पब्लिक वाईफाई सर्विस स्टेशन एट विच रेलवे स्टेशन। पूछा गया है इस पार्टनरशिप में जो पहला रेलवे स्टेशन पे जो वाईफाई फ्री वाईफाई इस्टेब्लिश किया गया वो कौन से रेलवे स्टेशन पे किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल पे सबसे पहले फ्री वाईफाई लागू किया गया है। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इनका, ये 2015 में शुरू हुआ था ये पार्टनरशिप, और उसके बाद ये एंड होगा मई 2020 में। ये पार्टनरशिप एंड हो जाएगी इस साल। ओके, जो रेलटेल है ये रेलवे की जो टेलीकॉम विंग है, एक कंपनी है जो मिनीरत्ना कंपनी है और 2000 में इसका निर्माण हुआ, यानी 2000 में ये बनाई गई थी कंपनी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और जो गूगल है ये एक यूएसए की एक अमेरिकन कंपनी है, 1998 में ये बनाई गई। इसके फाउंडर थे लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। इसके करंट में जो सीईओ हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, उनका नाम है सुंदर पिचई। और जो गूगल की पेरेंट कंपनी है उसका भी नाम याद रखेंगे, वो है अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफ़ pH वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस इज लोअर्ड देन 7, पूछा गया है अगर किसी सब्सटेंस की जो pH वैल्यू है वो 7 से कम है तो इट वुड बी कंसिडर्ड एट, तो इसको क्या माना जाएगा, इसको क्या नाम देंगे हम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एसिड। ओके, अगर pH वैल्यू 7 से कम है तो वो एक एसिड होगा। देखिए pH वैल्यू के बारे में जानते हैं। pH वैल्यू स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन में उसको ये मेजर करता है। जो pH वैल्यू है ये एक स्केल पे मेजर करते हैं हम, जिसमें क्या होता है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कोई सब्सटेंस या न्यूट्रल है या फिर एसिडिक है या फिर बेसिक है। इसमें 0 से 14 तक वैल्यूज होती हैं स्केल पे। अगर हम 7 वैल्यू हमें मिलती है तो जो सब्सटेंस होगा वो न्यूट्रल होगा, अगर लेस देन 7 मिलता है तो वो एसिडिक होगा, और अगर ग्रेटर देन 7 मिलती है वैल्यू तो वो बेसिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 2013 में पूछा गया है द फर्स्ट ह्यूमन लीवर वाज ग्रोन फ्रॉम द स्टेम सेल्स इन विच कंट्री, जो सबसे पहले ह्यूमन लीवर जो डेवलप किया गया जो स्टेम सेल्स से, स्टेम सेल्स होती हैं प्राइमरी सेल्स जिनसे कोई नई जो हम नई चीज़ डेवलप कर सकते हैं, नई सेल्स भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो ह्यूमन लीवर डेवलप किया गया कौन से कंट्री में किया गया, तो ये किया गया ऑप्शन ए जापान, जो सही आंसर होगा वो जापान होगा। ओके, जो सबसे पहला अटेम्प्ट किया गया ह्यूमन लीवर को ट्रांसप्लांट करने का, देखिए एक दो और एक्स्ट्रा पॉइंट जानते हैं अब हम यहाँ पे। जो ह्यूमन लीवर को ट्रांसप्लांट करने का काम किया गया सबसे पहले, वो अटेम्प्ट हुआ 1963 में। साइंटिस्ट का नाम था थॉमस स्टार्जल, लेकिन ये फेल रहा इनका अटेम्प्ट। फिर उसके बाद इन्होंने 1963 में जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया उसमें इन्होंने ट्रांसप्लांट किया ह्यूमन लीवर को। नेक्स्ट जो हार्ट और लीवर का इकट्ठा से जो ट्रांसप्लांट किया गया दोनों का इकट्ठा, वो 1984 में किया गया। और जो सबसे पहला इंडिया में जो लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट हुआ वो 1998 में हुआ। ओके, अब जापान के बारे में जानते हैं। जापान है जो उसकी कैपिटल टोक्यो है, और उसके करंट में जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो शिंजो आबे जी है। और यहाँ पे अभी करंट में 2020 के गेम्स थे टोक्यो में होने थे, वो अभी 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेसिलिका ऑफ बोम जेसिस लोकेटेड, पूछा गया है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को की है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बेसिलिका ऑफ बोम जेसिस, वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर होगा गोवा, ऑप्शन ए गोवा। ओके, ये एक चर्च है जो गोवा में स्थित है, जिसको रोमन कैथोलिक बेसिलिका भी बोलते हैं, जो ओल्ड गोवा के एरिया में लोकेटेड है। और जो ओल्ड गोवा का एरिया है इसको जो ये पुर्तगाली की एक कॉलोनी रहा है 1961 तक। ओके, यानी यहाँ पे पुर्तगालियों का साम्राज्य था। और जो ये बेसिलिका ऑफ बोम जेसस जो चर्च है ये 1594 में ये इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की गई थी और 1605 में इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई थी। ओके, नेक्स्ट गोवा के बारे में एक दो पॉइंट्स देखते हैं। गोवा की कैपिटल जो है वो पणजी है, और यहाँ के सीएम का नाम प्रमोद सावंत है, और जो करंट में यहाँ के गवर्नर है उनका नाम है सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से जो कैल्शियम का कोई रिच सोर्स नहीं है। ओके, नॉट ए रिच सोर्स नहीं है वो पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कैरेट्स, जो गाजर होती है उनमें कैल्शियम नहीं पाया जाता। जो गाजर होती है उनमें विटामिन ए पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है जिसको फाइलोक्विनोन बोलते हैं हम, और पोटाशियम होता है और विटामिन B6। उसके बाद जो चीज़ होता है पनीर बोलते हैं हम, उसमें कैल्शियम पाया जाता है, फैट, प्रोटीन, विटामिन ए और विटामिन B12। कोलार्ड ग्रीन्स होते हैं ये हमारे जैसे हम ब्रोकली और कैबेज होती हैं उसकी जैसे ही ये एक सलाद में यूज होने वाली एक सब्जी या सलाद का कोई पार्ट होता है ये। ओके, इसमें भी ये कैल्शियम मौजूद होता है काफ़ी मात्रा में। जो फिग्स होते हैं वो अंजीर का फल होता है, उसमें विटामिन ए और के पाया जाता है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए नोबल लॉरेट, पूछा गया है जो नोबल प्राइज है, नोबल लॉरेट
है वो पहले इंडियन कौन थे जिनको ये प्राइज़ मिला था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनको सबसे पहले वो ऐसे इंडियन थे जिनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ एक इंटरनेशनल लेवल का प्राइज़ है जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है वो देती है। ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। इनके नाम है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। ओके, जो पीस का प्राइज़ है वो दिया जाता है ओस्लो में, जो नॉर्वे में स्थित है ये ओस्लो। और बाकी सभी 5 प्राइज़ वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम भी नॉर्वे में स्थित है। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानते हैं। जो इनको उपाधि दी गई वो गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। सब लोग इनको गुरुदेव बोलते थे। और इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला वो लिटरेचर के फील्ड में मिला था। वो मिला था 1913 में। इनकी एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स था जिसको गीतांजलि बोलते हैं, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बोर्न शिवा अय्यादुरई, जो एक इंडियन बोर्न साइंटिस्ट है शिवा अय्यादुरई, उनका पूछा गया इज एसोसिएटेड विद इन्वेंशन ऑफ, पूछा गया किस चीज़ के आविष्कार से, इन्वेंशन से वो एसोसिएट थे। तो इसका सही आंसर होगा ईमेल। जो शिवा अय्यादुरई हैं वो ईमेल के आविष्कार से जुड़े थे। ये एक शिवा अय्यादुरई है जो उनका जन्म 1963 में हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में। और ये एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और इनकी वेबसाइट का नाम है वाशिवा.com। याद रखेंगे, वाशिवा.com। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीलोकेशन ऑफ इंडेंजर्ड और रेयर स्पीसीज, जो कुछ हमारी रेयर होती हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, उनका पूछा गया है उनका रीलोकेशन, उनको फिर से लोकेट करना फ्रॉम कहाँ से, देयर नेचुरल हैबिटेट उनके नेचुरल हैबिटेट से उनको फिर से लोकेट करना कहीं पे प्रोटेक्टेड एरिया में। तो इस प्रोसेस को पूछा गया क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं। यानी कुछ जो रेयर स्पीसीज है उनको अगर हम दूसरे हैबिटेट में ले जाकर वहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन करते हैं तो इसको क्या नाम दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्स-सिटू कंजर्वेशन। एक्स-सिटू कंजर्वेशन। जो सीटू वर्ड है ये लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है साइट। और एक्स-सिटू कंजर्वेशन को ऑफ साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं। जो इन-सिटू कंजर्वेशन होती है उसको बोलते हैं ऑनलाइन या फिर प्रिजर्वेशन इन ओरिजिनल लोकेशन। जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसी में प्रिजर्वेशन करते हैं तो उसको इन-सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री, कौन से कंट्री से इज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड, पूछा गया जो हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य हैं, उनको कौन से देश से बोरो किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा यूएसएसआर। यूएसएसआर जिसकी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ओके, और ये 1991 में ये डिवाइड हो गया। पहले एक ये पूरे कई देश थे इसके अंदर, उसके बाद से इसको रसिया के नाम से भी जानते हैं। ओके, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनके बारे में जानते हैं। ये ऐड की गई थी हमारे जो 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में किया गया था, उसके द्वारा ये ऐड की गई थी। शुरू में जो बेसिकली जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 10 ड्यूटीज ऐड की गई थी। उसके बाद जो 11 ड्यूटी है वो ऐड की गई 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आर्टिकल 51A के अंडर है संविधान में हमारे। और जो ये है पार्ट है जो ये संविधान का वो है पार्ट 4A। और जो कमेटी गठित की गई थी, जो कमेटी बनाई गई थी वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड अबव सी लेवल लाइज इन विच स्टेट, पूछा गया है इंडिया में जो सबसे ऊंची हाइट पे जो क्रिकेट ग्राउंड है वो कौन से स्टेट में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में ये है CHAIL, चेल का जो क्रिकेट ग्राउंड है ये नाम है इसका। ओके, ये 8018 फीट या फिर 2444 मीटर की हाइट पे है सी लेवल से। ओके, और ये वर्ल्ड का भी हाईएस्ट जो हाइट से सबसे ज़्यादा हाइट पे क्रिकेट ग्राउंड है वो है। इसका निर्माण जो है वो इस स्टेडियम का निर्माण 1893 में किया गया था। और जानते हैं इसके बारे में, जो चेल का एरिया है ये जो
वहाँ के राजा थे महाराजा भूपेंद्र सिंह, उनकी कैपिटल हुआ करता था। और ये जो राजा थे ये क्रिकेट से काफ़ी प्रेम करते थे, इसलिए इन्होंने ये स्टेडियम बनवाया था। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। इनकी हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है और यहाँ के सीएम जो करंट में है वो जयराम ठाकुर जी हैं और गवर्नर है वो बंदारू दत्तात्रेय हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जियोट्रोपिज्म। पूछा गया जो जियोट्रोपिज्म की प्रोसेस है वो क्या होती है। तो इसका सही आंसर होगा ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसके रिस्पॉन्स में जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है उस प्रोसेस को जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। अगर अपवार्ड ग्रोथ होती है प्लांट्स की, मान लें जैसे कि प्लांट्स की पत्तियां और जो उसकी ब्रांचेज होती हैं वो बढ़ती हैं अपवार्ड ऊपर की तरफ, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है। और जो डाउनवर्ड होती है कोई भी ग्रोथ उसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। इस जियोट्रोपिज्म प्रोसेस का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो ग्राउंड के अंदर जो ग्रो करती हैं वो सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है। इन 2016 में इसरो कंडक्टेड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड वार्निंग सिस्टम। इसरो ने सबसे पहला जो सैटेलाइट बेस्ड वार्निंग सिस्टम का ट्रायल किया वो कहाँ पर किया गया, ये पूछा गया। तो ये किया गया, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अहमदाबाद में ये किया गया। और ये जो ट्रायल किया गया जो ट्रेन ड्राइवर्स होते हैं उनको वार्निंग देने के लिए, जो वो अनमैन्ड रेलवेज क्रॉसिंग करते हैं वहाँ पे जो अनमैन्ड क्रॉसिंग से रिगार्डिंग जो वार्निंग होती है वो इसके थ्रू, इस ट्रायल के थ्रू दी गई। ओके, तो अब इसरो के बारे में जानते हैं एक दो पॉइंट्स। इसरो है जो उसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना सबसे पहले जो 1962 में इसका नाम इनकोस्पार था, जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ओके, और 1969 में फिर इसका नाम चेंज करके इसरो रखा गया 1969 में। ओके, उसके बाद ये शुरू में जो इसकी स्थापना की गई थी वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में की गई। 1972 में जब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना की जाती है तो इसरो को वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर शिफ्ट कर दिया जाता है। इसरो के पहले चेयरमैन का जो इसरो के पहले चेयरमैन थे उनका नाम याद रखेंगे, वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। और जो करंट इसरो के चेयरमैन है वो है के सिवान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1831 में इलेक्ट्रिसिटी बिकेम वाइबल फॉर यूज इन टेक्नोलॉजी व्हेन इलेक्ट्रिक डायनमो क्रिएटेड बाय। पूछा गया है 1831 में जब इलेक्ट्रिक डायनमो क्रिएट किया गया तो उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी यूज होने लगा है। वाइबल होता है ज़्यादा यूज होना किसी चीज़ का, वो यूज में काफ़ी ज़्यादा आने लगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक डायनमो पूछा गया किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा माइकल फैराडे, ऑप्शन सी माइकल फैराडे। जो इलेक्ट्रिक डायनमो होते हैं उसको इलेक्ट्रिक जनरेटर भी बोलते हैं और ये जो डीसी पावर होता है, डायरेक्ट करंट होता है, वो यूज करते हैं जो कि एक सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है। डायरेक्ट करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड्स, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं हम सीधा स्पेस में, तो उसके टॉप पॉइंट पे पूछा गया है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसके टॉप पॉइंट पे क्या होगा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछी गई है क्या होंगी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, देखिए जो टॉप मोस्ट पॉइंट्स पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो वो कुछ समय के लिए, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए वो रेस्ट में होगा, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी और जो एक्सेलरेशन होगी वो जो g की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके इक्वल होगी, जो कि 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होती है। और एक्चुअल में जो ये एक्सेलरेशन होगी ये नेगेटिव होगी, इसलिए इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। और ये सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है जो ये, इसको बोलते हैं जो नॉन जीरो एक्सेलरेशन एंड जो नॉन जीरो एक्सेलरेशन एंड जीरो वेलोसिटी का एक बेस्ट एग्जांपल मानते हैं इसको हम, इस प्रोसेस जो हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कलरेशन ऑफ ब्रास। पूछा गया है एयर में कौन सी ऐसी गैस है जो ब्रास होता है, पीतल होता है, उसके डिस्कलरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका फार्मूला होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए ब्रास के बारे में जानते हैं। ब्रास एक मिक्सचर होता है कॉपर और जिंक का। ब्रास को हिंदी में पीतल बोलते हैं और ये कॉपर और जिंक का एक मिक्सचर या फिर एलॉय होता है। कॉपर काफ़ी रिएक्टिव होता है, जो कि जैसे वो सल्फर या फिर क्लोराइड कंपोनेंट्स के साथ उसके कांटेक्ट में आता है तो ये इसका डिस्कलरेशन हो जाता है। ओके, इसका कलर गंदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द वन विच इज डिफरेंट और ओड फ्रॉम द फॉलोइंग। पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें 4 लेक्स दी गई हैं और पूछा गया जो इनसे ओड है इनमें उसको चूज करो। तो इन ऑप्शन में जो आंसर होगा वो होगा हमारा सांभर लेक। ओके, सांभर लेक बाकी 3 से अलग है। सांभर लेक है जो वो सॉल्टी लेक है, इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है जो राजस्थान में लोकेटेड है। डल लेक है वो श्रीनगर में है, इसको लेक ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। वेमनाड लेक है जो वो लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है और ये केरला में है। वुलर लेक भी जम्मू एंड कश्मीर में है और ये जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे एशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज नेशनल मोटो। जो इंडिया का नेशनल मोटो है, मोटो बोलते हैं एक आदर्श सेंटेंस, एक आदर्श वाक्य होता है जिसको हम जो हम फॉलो करते हैं, वो है इंडिया का सत्यमेव जयते, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रूथ एलोन ट्रूम्प्स। इज ए मंत्रा फ्रॉम द एंसेंट इंडियन स्क्रिप्चर ऑफ। पूछा गया है ये कौन से इंडिया के पुराने जो प्राचीन धर्म ग्रंथ था उससे लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंडका उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है। जो मुंडका उपनिषद है कि ये वैदिक टेक्स्ट है जो अथर्वा वेद से रिलेटेड है। ओके, और जो ये सत्यमेव जयते हैं हमारा नेशनल मोटो है, इसको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और क्योंकि उसी दिन हमारा जो इंडिया है वो एक रिपब्लिक कंट्री बना था। जो ये सत्यमेव जयते का मोटो है, ये हमारी जो करेंसी नोट्स होते हैं या फिर नेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पे भी ये हमारा जो है स्टैंप मिलती है इसकी। और इट इज़ इंस्क्राइब्ड इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ये देवनागरी स्क्रिप्ट में जो हमारा सारनाथ का स्तंभ है, जो अशोकाज कैपिटल ऑफ अशोका है, जो स्तंभ है वहाँ का, उसके बेस पे भी ये लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट में। इन 2016 में इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स 5th नेविगेशन सैटेलाइट कॉल्ड। पूछा गया 2016 में इसरो के द्वारा इसका 5वां जो नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया उसका नाम बताओ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, IRNSS-1E। ओके, याद रखेंगे IRNSS-1E 5वां सैटेलाइट था। इसके बारे में जानते हैं IRNSS के बारे में। ये जो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसका ऑपरेशन नाम है, जो ऑपरेशनल नाम है वो है नाविक। नाविक की फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिनेशन। ओके, नेक्स्ट जो है ये जो अब तक टोटल जो 7 सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुके हैं नेविगेशन से रिलेटेड, इनके नाम है, जो सबसे पहले किया गया था वो IRNSS-1A था, 2013 में किया गया ये लॉन्च। उसके बाद IRNSS-1B, IRNSS-1C, IRNSS-1D, IRNSS-1E। ओके, और फिर उसके बाद 2 और ये 5 हो गए। 5वां ये जो क्वेश्चन में पूछा गया ये है, और जो 2 और लॉन्च किए गए वो थे IRNSS-1F और 1G। ओके, तो ये टोटल 7 हुए। उसके बाद भी हमने एक जो 1H लॉन्च किया, लेकिन वो 1A को रिप्लेस करने के लिए किया गया था, लेकिन वो फेल्ड रहा हमारा मिशन। इसके बाद दोबारा से 1I लॉन्च किया गया 2018 में, ये 1A को इसने रिप्लेस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, द गगनयान मिशन ऑफ इसरो। इसरो का जो गगनयान मिशन है इज शेड्यूल टू बी लॉन्च इन विच ईयर। कौन से साल में उसको हमने शेड्यूल किया गया है लॉन्च करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2020। ओके, जो इसकी डेट है वो 2020 की है। गगनयान जो मिशन है ये एक फुल्ली ऑटोनोमस स्पेस क्राफ्ट है इंडिया का, जो
तीन क्रू मेंबर्स को जो है 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर जो 400 किलोमीटर की हाइट पे लेके जाएगा, जो 3 क्रू मेंबर्स को। ओके, और वहाँ पे ये 7 दिन तक वहाँ पे ठहरेंगे और फिर से उनको सेफली अर्थ पे ये लैंड करेगा। जो मेन इसकी लॉन्च की डेट है वो दिसंबर 2020 है, लेकिन उसमें ये किसी भी क्रू मेंबर को नहीं लेके जाएगा। जो क्रू मेंबर्स को लेके जाएगा वो लेके जाएगा दिसंबर 2021 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो WSDS 2020 है, इज रिसेंटली हेल्ड इन, कहाँ पे ये हुआ है, जो करंट में हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। WSDS समिट 2020 न्यू दिल्ली में हुआ है। जो WSDS समिट है ये DSDS जो कि दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है, जो हमारा 2001 में शुरू हुआ था, उसी को आगे कंटिन्यू किया गया है, उसी को चेंज कर दिया गया है WSDS में। ओके, जो इसको 2020 का जो ये समिट हुआ, इसका थीम है टुवार्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। द इंडियन रेलवेज हैज़ कमीशनड इट्स फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एट, पूछा गया जो इंडियन रेलवेज है उसने अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो कमीशन किया गया वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर होगा भुवनेश्वर। ओके, ये भुवनेश्वर में स्थित है। और ये जो प्लांट है ये जो मंचेश्वर कैरियज वर्कशॉप है भुवनेश्वर में, जो कि ईस्टर्न रेलवे के अंदर आता है, उस पे ये बनाया जाएगा। और ये जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है ये रेलवे का पहला ऐसा प्लांट है और इंडिया का ये 4th प्लांट है। ओके, जो टेक्निक यूज की जाएगी इस प्लांट में वो होगी पॉलीक्रैक नाम की टेक्निक। भुवनेश्वर जो है ये उड़ीसा की कैपिटल है। उड़ीसा के करंट में जो CM है उनका नाम नवीन पटनायक है और जो यहाँ के गवर्नर है करंट में वो है गणेशी लाल जी। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो RRB के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। ओके, आशा करता हूँ ये जानकारी जो मैंने इसमें एक्स्ट्रा जानकारी दी आपको वो आपको पसंद आई होगी और आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कुछ टॉपिक के साथ। थैंक यू।